उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, न आवाज उठाई, न कुछ फेंका, न गलत नजरों से देखा। और फिर भी तुम 3 दिन तक बिखरते रहे। तुमने हर बात को बार बार दोहराया। तुमने उन चीजों के लिए माफी मांगी जो तुमने की ही नहीं थी। तुमने मनतें की, अल्फाज से नहीं बल्कि अपने पूरे रवैये से, बस इतने के लिए कि वो एक बार तुम्हारी तरफ देख लें। मेस्ट्रो साइकोलॉजी में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसने किसी भी लड़ाई से ज्यादा लोगों को तबाह किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट। और इस वीडियो के आखिर तक तुम उसे कभी पहले जैसी नजर से नहीं देख पाओगे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हो जहां किसी ने बस खुद को बंद कर लिया? कोई वजाहत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस जहां एक इंसान हुआ करता था वहां ठंडी हुआ। और सबसे बुरा हिस्सा, तुम खुद को कसूरवार महसूस करने लगे। तुम्हें लगा कि गलती तुमने की है, तुमने पीछा किया, तुम नर्म पड़ गए, तुम सिकड़ गए। ये एहसास, ये बेचैन सिकड़ता हुआ, अपने वजूद के लिए माफी मांगता हुआ एहसास कमजोरी नहीं है, यह एक प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स है। और तुम्हारी जिंदगी में किसी को बिल्कुल पता था कि उसे कैसे ट्रिगर करना है। आज हम यही एक्सपोज करेंगे। 2001 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम किपलिंग डी विलियम्स था, उन्होंने कुछ ऐसा पब्लिश किया जिसने रिलेशनशिप्स के बारे में हमारी सोच हमेशा के लिए बदल देनी चाहिए थी। उनकी किताब ओस्ट्रिसिज्म, द पावर ऑफ साइलेंस। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सादा सा गेम ऑनलाइन। लोग बस एक दूसरे को वर्चुअल बॉल पास कर रहे थे। चंद राउंड्स के बाद बाकी प्लेयर्स, जो असल में बॉट्स थे, ने एक पार्टिसिपेंट को बॉल पास करना बंद कर दिया। वो शख्स बस छोड़ दिया गया। कोई लफ्ज नहीं, कोई तौहीन नहीं, बस एक्सक्लूजन। क्या हुआ? 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 12 मिनट्स में, पार्टिसिपेंट्स ने काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस महसूस किया। उदासी, गुस्सा, बेवकाती का एहसास। विलियम्स ने फिर ब्रेन स्कैन्स लिए, और ये वो चीज है जिसने साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में हर उज्र को तबाह कर दिया। सोशल एक्सक्लूजन, नजरअंदाज किया जाना, डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। ये वही ब्रेन रीजन है जो फिजिकल पेन को प्रोसेस करता है। जब कोई तुम पर खामोश हो जाता है, तुम्हारा ब्रेन समझता है कि तुम्हें फिजिकली तकलीफ पहुंचाई गई है। जरा सोचो इस बात पर। साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ प्लान नहीं करना पड़ता, बस उन्हें पीछे हटना है। और तुम्हारा अपना नर्वस सिस्टम, तुम्हारी अपनी बायोलॉजी उनकी तरफ से सजा देती है। वो अपनी खामोशी में बैठे रहते हैं, तुम अपनी खामोशी में जलते रहते हो। फिर 2025 में मैगिल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नया थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पब्लिश किया। विलिस क्लाइन और उनके साथियों ने पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी रिव्यू में उन्होंने कुछ बहुत अहम चीज दरियाफ्त की। गसलिक्टिंग और साइलेंट ट्रीटमेंट एक ही साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से काम करते हैं। उन्होंने उसे प्रिडिक्शन एरर मिनिमाइजेशन कहा। सादा जबान में उसका मतलब ये है, तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। ये हमेशा इन लोगों से कुछ चीजों की तवक्का रखता है जिनसे ये मोहब्बत करता है। गर्मजोशी, जवाब, ताल्लुक। जब कोई जो तुम्हारे लिए अहम है वो अचानक ये सब छीन लेता है, तुम्हारा ब्रेन एक बड़ा अलार्म बजाता है। कुछ गलत है, ठीक करो अभी। मैनिपुलेटर डायरेक्टली तकलीफ नहीं देता, वो बस ताल्लुक हटा देता है, और तुम्हारा अपना ब्रेन इस खला में तकलीफ पैदा करता है। इसीलिए ज़हीन लोग, पढ़े लिखे लोग, वो लोग जिन्हें बेहतर पता होना चाहिए, फिर भी उस शख्स का पीछा करते हैं जो उन्हें खामोशी से सजा दे रहा है। ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। अब बात करते हैं कि हम में से ज़्यादातर ने
ये सहना पहले पहल कहाँ सीखा? घर में। ये तस्वीर ज़हन में लाओ। शौहर और बीवी किसी घरेलू फैसले पर इख्तिलाफ रखते हैं। शायद वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, शायद बच्चों के स्कूल के बारे में उसकी कोई राय है। मौजू कोई भी हो, वो इख्तिलाफ करता है और फिर वो बात करना बंद कर देता है। न चीखना, न बहस। एक ही घर में 3 दिन की ठंडी खामोशी। वो बात करने की कोशिश करती रहती है, वो उसके पास से गुजरता रहता है और आखिरकार वो माफ़ी मांगती है। इसलिए नहीं कि वो गलत थी, बल्कि इसलिए कि खामोशी का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उसे कभी बहस नहीं करनी पड़ी। वो एक लफ्ज़ बोले बगैर जीत गया और उसने सीख लिया इख्तिलाफ करने के नताइज होते हैं। या ये वाली बात सोचो, एक अम्मा, इसका बच्चा शायद 23 साल का इसे बताता है कि वो अब्रॉड पढ़ना चाहता है। माँ चीखती नहीं, मना नहीं करती, वो बस खुद को समेट लेती है, ठंडी पड़ जाती है। जाओ, तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं। और फिर खामोशी, तमाम गर्मजोशी का मुकम्मल बंद हो जाना। बचा दिन, हफ्ते, मोहब्बत वापस कमाने की कोशिश में गुजारता है, प्लान्स कैंसिल करता है, यकीन दिलाता है, अपना ख्वाब समेट लेता है। इसलिए नहीं कि ख्वाब गलत था, बल्कि इसलिए कि इंसान अपने अटैचमेंट फिगर्स से कटना बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ ने कंट्रोल के लिए लड़ाई नहीं की, उसने बस खुद को रोक लिया और ये काम कर गया। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी घरों में हमारे पास उसके लिए एक फ्राज़े है, खामोशी में सज़ा देना। और यहाँ जो बात डराती है वो ये है, हमें बताया गया कि ये नॉर्मल है। इस तरह बड़े लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं, इस तरह मोहब्बत कंट्रोल की सूरत में ढलती है। हम इस सिस्टम के अंदर पले बढ़े और फिर उसे अपने हर रिश्ते में अपने साथ ले गए। अब मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल समझो कि ये हथियार कैसे इस्तेमाल होता है। इसके 4 स्टेजेस हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ स्टेज 4 पहचानते हैं, जब वो पहले से टूट चुके होते हैं। चारों स्टेजेस सीखना ही वो तरीका है जिससे तुम उसे खुद को तबाह करने से पहले रोक सकते हो। स्टेज 1, ट्रिगर। तुम कुछ करते हो, कोई राय देते हो, कोई हद कायम करते हो, अपने दम पर कुछ हासिल करते हो, या बस इस तरह मौजूद रहते हो जिस पर उनका कंट्रोल नहीं। मैनिपुलेटर उसे एक खतरे के तौर पर महसूस करता है, रिश्ते के लिए नहीं, तुम पर अपनी पावर के लिए। स्टेज 2, विथड्रॉवल। अचानक, बगैर किसी वजाहत के, मुकम्मल। कोई बहस नहीं जो बताए कि क्या हुआ, कोई लड़ाई नहीं जिसका तुम जवाब दे सको, बस गायब। ये जानबूझकर है। एक लड़ाई तुम्हें खुद को डिफेंड करने का मौका देती है, खामोशी तुम्हें कुछ नहीं देती। तुम किसी चीज से निगोशिएट नहीं कर सकते, तुम किसी चीज से माफी नहीं मांग सकते। स्टेज 3, तुम्हारी तकलीफ। ये वो जगह है जहां तुम्हारा ब्रेन उनका हथियार बन जाता है। प्रिडिक्शन एरर फायर होता है, पेन सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तुम बातें दोहराते रहते हो, खुद से सवाल करते हो, पहुंचते हो मैसेजेस, माफियां, अपने नर्म किए हुए वर्जन्स। अब तुम वो तमाम इमोशनल लेबर कर रहे हो जो वो करने से इनकार करते हैं और वो इंतजार करते हैं। स्टेज 4, सबमिशन। तुम टूट जाते हो, तुम माफी मांगते हो, अक्सर बगैर जाने कि किस बात के लिए। तुम वो राय, वो हद, वो ख्वाब छोड़ देते हो जिसने ये सब शुरू किया था, और वो तुम्हें मुआफ कर देते हैं। गर्मजोशी वापस आ जाती है। लेकिन असल में क्या हुआ, उन्होंने अभी तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ये सिखाया। मानने से सुकून मिलता है, इख्तिलाफ से तकलीफ मिलती है। ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए उसके साथ बैठो, क्योंकि ये कोई ड्रामेटिक रिश्ता नहीं है। ये जनूबी एशिया के लाखों घरों में एक आम दिन है। एक बॉस जो तुम्हें ईमेल्स पर सीसी करना बंद कर देता है, एक दोस्त जो तुम्हारे कुछ सच कहने के बाद 2 हफ्ते तक मैसेजेस रीड करके जवाब नहीं देता, एक पार्टनर
जो कई दिनों तक पीठ फीर कर सोता है। कोई ड्रामा नहीं, बस ठंड। और जिस वजह से हम उसे अब्यूज नहीं कहते, जिस वजह से ये नजर नहीं आता, वो ये है कि कोई सबूत नहीं है, न कोई निशान, न कोई रिकॉर्डेड लड़ाई, न कोई गवाह। जब तुम किसी और को ये बताने की कोशिश करते हो, तुम गैर मंतकी लगते हो। उन्होंने बस मुझसे बात नहीं की, और लोग कहते हैं शायद वो बिजी थे, लेकिन तुम जानते थे, तुम हमेशा जानते थे। तो क्या करूं? यहां मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देता। बेहतर कम्युनिकेट करो नहीं, प्रस्कून होकर बाउंड्रीज सेट करो नहीं। ये इस शख्स पर काम नहीं करते जो खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये इन लोगों पर काम करते हैं जिनके दरमियान कोई गलत फहमी हो। ये गलत फहमी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। पहला, जो हो रहा है उसे नाम दो, उन्हें नहीं, खुद को। अगर जरूरत हो तो ऊंची आवाज में कहो, ये शख्स मुझे सजा देने और मेरी कंप्लायंस हासिल करने के लिए खामोशी इस्तेमाल कर रहा है। किसी टैक्टिक को नाम देना उसकी कुछ पावर छीन लेता है। तुम्हारा ब्रेन मैंने क्या गलत किया पूछना बंद कर देता है, और मेरे साथ क्या क्या जा रहा है पूछना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल अलग सवाल है। दूसरा, खामोशी का पीछा मत करो। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। तुम्हारे नर्वस सिस्टम में हर इंस्टिंक्ट तुम्हें कहेगी कि पहुंचो, नरम पड़ो, ठीक करो, इसका मुकाबला करो। क्योंकि हर बार जब तुम पीछा करते हो, हर माफी जो तुम इस खामोशी में भेजते हो, तुम सबक को मजबूत कर रहे हो, तुम उन्हें सिखा रहे हो। ये तुम पर काम करता है। रनसम मत अदा करो। तीसरा, और ये सब कुछ बदल देता है, खामोशी को उनके बारे में रहने दो, अपने बारे में नहीं। जब वो खामोश हो जाएं, खुद से पूछो, मैंने ऐसा किया क्या जिसने उनके कंट्रोल को खतरा दिया? ये नहीं कि मैंने क्या गलत किया, बल्कि ये कि मैंने कौन सी हद कायम रखी, कौन सी सच बात कही, कौन सी आजादी जाहिर की। तुम्हें जवाब मिल जाएगा, और वो जवाब तुम्हें रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगा। ये है साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में सबसे गहरी सच्चाई। एक शख्स जो तुमसे मोहब्बत करता है, सच में मोहब्बत करता है, वो दूरी से बेचैन होगा, वो उसे खत्म करना चाहेगा, वो तुम्हारी तरफ आएगा, दौड़ नहीं जाएगा। जो शख्स खामोशी को हथियार बनाता है, वो तुम्हें बता रहा है कि वो तुम्हें कैसे देखता है। पार्टनर के तौर पर नहीं, बराबर के इंसान के तौर पर नहीं, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसे मैनेज किया जाना है। खामोशी कभी तुम्हारे बारे में नहीं थी, ये हमेशा कंट्रोल के बारे में थी। और अब जब तुम उसे देख सकते हो, उसे नाम दे सकते हो, उसके स्टेजेस पहचान सकते हो, समझ सकते हो कि जब ये लगता है तो तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, तो ये तुम पर अपनी गिरफ्त खो देता है। फौरी नहीं, मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन जिस लम्हे तुम मैंने किया गलत किया पूछना बंद कर देते हो, और आन्हें इतने कंट्रोल की जरूरत क्यों है पूछना शुरू कर देते हो, गेम बदल जाता है। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ फील कराया, कोई पुरानी बात याद आई, कोई चेहरा दिखाई दिया, तो कमेंट में लिखिए सिर्फ एक लफ्ज, खामोशी। और अगर कोई आपकी जिंदगी में है जिसे ये सुनना चाहिए, तो ये वीडियो उन्हें भेजिए। कभी कभी सिर्फ ये जानना काफी होता है कि तुम अकेले नहीं थे। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो और भी गहरी बात करेगी।